हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ हम घटना चक्र की 2023 एडिशन की आई है ये बीपीएससी के लिए, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो जो बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे अभी तक 1992 से 2022 तक में, उनका सभी का हल प्रश्न पत्र है ये। तो हमारा जो बिहार टीचिंग एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में 26-27 अगस्त में होने वाला है, जो उसके लिए अगर हम यहाँ से जीके का पोर्शन पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी बीपीएससी कराता है, ये भी बीपीएससी कराता है, टीचिंग एग्ज़ाम को भी बीपीएससी ही करा रहा है। तो बीपीएससी जब दोनों एग्ज़ाम करा रहा है तो उसका पैटर्न एक ही रहेगा क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि कोई भी आयोग हो, जो आयोग दूसरे एग्ज़ाम में पूछता है पैटर्न से, उस आयोग का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, पैटर्न सेम ही रहता है क्वेश्चन पूछने का। तो बीपीएससी में जो हमारे 1922 से 2022 तक, 1992 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके हिस्ट्री में, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या फिर बिहार स्पेशल हो, इसमें सभी का समावेशन कर रखा है, इकोनॉमिक्स हो, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे बारी बारी से। पहले हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, पहले हिस्ट्री, वैसे करके हम सब्जेक्ट वाइज देखते जाएंगे, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार, इकोनॉमिक्स, सभी को देखेंगे। यहाँ से आपको डिक्टो क्वेश्चन उठ के मिलेंगे वहाँ से। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, और स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन को। जो उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है उसे, जो मैं बताऊंगा उसे भी ध्यान से देखना, क्योंकि कभी कभी उसमें से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, और देखते हैं आगे अभी हम इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट करेंगे, हम क्या क्या कैसे कैसे हमारा करने का तरीका रहेगा, हम देखते हैं ये चीज़ें। देखो, इसमें हमारा पहले ये रहेगा इतिहास। पहले इतिहास देखेंगे, पहले देखेंगे हम इसमें इतिहास, प्राचीन इतिहास देखेंगे पहले, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। इतिहास के बाद फिर पॉलिटी, फिर भूगोल देखेंगे, भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, फिर भारत की अर्थव्यवस्था भी देखेंगे, और अर्थव्यवस्था के बाद में फिर हमारा आएगा इसमें जो दे रखा है सामान्य विज्ञान भी दे रखी है, जो आपको पूछी जाएगी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। और फिर देखेंगे हम इसमें करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से डिक्टो क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। फिर बिहार राज्य से संबंधित, बिहार का भूगोल, कृषि, उद्योग, विविध, इतिहास, जनसंख्या, नगरीकरण, और फिर मिसलिनियस, जो विविध बोलते हैं जिसे हम, मिसलिनियस जो होता है। तो दोस्तों, यही सब हम इसमें देखने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। कम क्वेश्चन करेंगे आज, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर हम ज़्यादा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अच्छी लगे तो, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, वरना हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों, इतिहास को हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इतिहास का एक एक क्वेश्चन सही से देखेंगे हम, इसमें क्या दे रखा है, कैसे है, हर चीज़ को सही से डिटेल में पढ़ेंगे। इतिहास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय प्राचीन इतिहास। अभी हमारा चल रहा है वो प्राचीन इतिहास देख रहे हैं, फिर मध्यकालीन देखेंगे, फिर मॉडर्न इंडिया देखेंगे। तो हम तीनों को कवर कर लेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन इतिहास में पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारत में पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य? अंजरा से, या ऑप्शन बी दम्बसदात से, या ऑप्शन सी किलीगुल मोहम्मद से, या ऑप्शन डी मेहरगढ़ से, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से मिले हैं हमें पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य, हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में क्या क्या दे रखा है। हमें डिटेल वाले में से क्वेश्चन ज़्यादा फंसने के हमारे चांस रहते हैं, तो इन्हें हम जरूर देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 85 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरादेव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? लोहरादेव से। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है आपका? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहाँ से गेहूं के साक्ष्य भी मिले थे। चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्हड़वा
कोलडेहवा जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, कोलडेवा से। तो आपको पूछ लेता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कोलडेवा से। और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। कोलडेवा कहाँ है, प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है ये। चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम ऐसे ही अपने प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे, परेशान होना नहीं है, धैर्य रख के हमें हर क्वेश्चन को देखना है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं, पुरापाषाण युग को, या ऑप्शन बी नवपाषाण युग को, या ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को, या लोह युग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्कोलिथिक युग कहते हैं, कैल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। देखो 44 में बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है, ये भी प्री में पूछा गया, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इसका ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, या ऑप्शन डी नीला रंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का उपयोग हुआ था हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल, या ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी में पड़ता है आपका सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता आपकी आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन के ज्ञान के आधार पर किया जाता है, यानी कि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसे पठनीय लेखन के काल के आधार पर ज्ञान कर सकते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड है, यानी कि लेखन कला के पहले का, जहाँ पर लेखन कला का नहीं कोई प्रचलन था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। 2500 BC से 600 BC माना गया है आद्य ऐतिहासिक, जिसमें सिंधु सभ्यता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल की जो विशेषता है, यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, या ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब, या ऑप्शन सी पूजा स्थल, या ऑप्शन डी कला और वास्तुकला, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर तो सभी को पता है, ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। नगर नियोजन भी प्रमुख विशेषता है इसकी। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका तो आंसर सभी को पता है, हड़प्पा का बंदरगाह लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। गुजरात में है, ये भी आप सभी को पता है, लोथल स्थल जो है वो गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। नंबर ए ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनवाली, ऑप्शन बी टेराकोटा का हल बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है बनवाली, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, सभी को पता है, कालीबंगन से।
जुते हुए खेत कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से, गुजरात में लोथल, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले यहाँ से। राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर है। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है, से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली, बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है, से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी के.एन. दीक्षित, या फिर ऑप्शन सी M.S. वत्स, या ऑप्शन डी V.S. स्मिथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा V.S. स्मिथ, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। हड़प्पा का सर्वेक्षण किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। वर्ष 1926-27 से 33-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। कौन? माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे थे 1926-27 और 33-34 में। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, ए घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि बोगजकोई का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है बोगजकोई, या ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई थी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है बोगजकोई में। ठीक है, देखते हैं। बोगजकोई एशिया माइनर, बोगजकोई को ही एशिया माइनर कहते हैं, से 14वीं शताब्दी ईस्वी के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वे दैविक कार्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये किसको नहीं पता है? हर बच्चे को पता है, परशुनी नदी पर। परशुनी को रावी नदी भी कहते हैं। परशुनी यानी कि रावी नदी पर लड़ा गया था दशरथ युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी, वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। जिसमें भारत का राजा था सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुर, तुर्वुस तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये सभी को पता है, बच्चे को, 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं पूछ ले तो ऋग्वेद में है 10 मंडल। नवम मंडल में सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। नवम मंडल में मंत्र कितने हैं? 114। ऋग्वेद में 10 मंडल। सोम आर्यों का प्रमुख पेय है। आर्यों का प्रमुख पेय क्या था? सोमरस होता था, जिससे मूजबंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, यानी कि चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, फिर कल से सही से स्टार्ट करेंगे, मैराथन क्लास करेंगे फिर इसकी एक तो हम कंप्लीट कर लेंगे पेपर से पहले। 14 क्वेश्चन है आपका। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है?
वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया। तो इसका इंद्र ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं। ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी को, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, या ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को नौवां मंडल पूर्णतः समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र आपको सभी को पता है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? योग ने, न्याय ने, सांख्य ने, या वैशेषिक ने, या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारतीय दर्शन में कौन सा दर्शन था? वैशेषिक। देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैशेषिक के प्रवर्तक महर्षि कणाद। न्याय के, सांख्य के आपके गौतम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन ए ठीक है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बीपीएससी का प्रिय क्वेश्चन, ये पहले 42 में बीपीएससी में पूछा गया, 1997, फिर 2005, 2011 में दो बार आ गया। तो हमें महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये चीज़ें पढ़ के जानी होंगी। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट में 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लक्ष्मीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रक। उनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्कृत की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। यानी कि 540 या 599, दोनों में से जो भी मिल जाता है हम वो देख लेंगे, वहाँ ऑप्शन एक ही मिलेगा इनमें से कोई। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दी, ऐसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि महावीर स्वामी का सही जन्म जो था वो 599 था, ईसा पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु, ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी पावापुरी, या ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो महावीर जैन जो थे इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जो अभी देखा हमने। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया, महावीर जैन ने, यानी कि महावीर स्वामी ने। 527 ईस्वी में जन्म 599 में हुआ था, 527 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। प्रथम शिष्य किसे नहीं पता, सभी को पता है, इनका दावा जामाले। देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के, ये तो देख चुके हैं हम, पत्नी यशोदा थी इनकी। प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, पत्नी का नाम यशोदा था। उस पुत्री का विवाह जमाले नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था, जमाले। जमाले ने बाद में महावीर स्वामी का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा जाता है, 11 अन्य प्रधान शिष्य थे जिन्हें कहा जाता है क्या, गणधर। निम्न प्रकार थे: इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत, ये तीनों भाई थे। इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आज हम 20 क्वेश्चन ही देखेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे और क्वेश्चन कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी
12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, या ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है ये 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप कंटिन्यू वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके यस लिखना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम सभी की वीडियो देखते चले जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके तो हमें आपको बताना ही है वीडियो आपको कैसा लगा है, सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, आपके पेपर की तैयारी करते रहो। जीके के लिए आप निश्चित रहो, जीके यहाँ से आपकी जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा, बिहार का भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों आप अदर सब्जेक्टों पर ध्यान देते रहें, यहाँ से आपका ये जीके करंट हुआ और बिहार का हुआ और जनरल साइंस हुआ, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।